नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी परेशान है क्योंकि नफरत की राजनीति, नफरत का कारोबार अब बंद हो गया है। उत्तराखंड के दीपक कुमार उदाहरण है। राहुल गांधी ने मिलने को बुलाया और फिर अभय द्विवेदी जी से मैंने पूछा कि इस बार वैलेंटाइन डे पर ये कथित हिंदू रक्षकों की पिटाई क्यों हुई, और बिट्टू भाई 60 साल के जो बड़ा हिंदुत्व का नारा लगाते थे एक लड़की के चक्कर में, पुलिस के सामने रोने क्यों लगे। बढ़िया बातचीत है, सुनेंगे, आपको एक नई जानकारी मिलेगी। 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। कभी कभी बहुत दिल दुखता है मेरा, किसी इंसान से मैं अपनी आस्थाएं देखता हूं कि यार ये आदमी है, ये हिंदुत्व का रखवाला होगा, ठीक है, वो बाद में बड़ा कमजोर निकल आता है। एक भाई है बिट्टू बजरंगी, 60 साल के हैं। जब गोदी मीडिया के चैनल पर आते थे तो ऐसे हुंकार भरते थे कि सारे हिंदुओं का खून खौल जाए, ऐसे नारे दिया करते थे वो। मुसलमानों को ये कर देंगे, मुसलमानों को वो कर देंगे, इस टाइप के नारे देते थे। मुझे लगता था कि हिंदुओं का एक नया रक्षक पैदा हो गया है, कितना बहादुर आदमी है ये, तो सारे अब्दुलों की चोटी टाइट कर देगा। तो मुझे लग रहा था कि ये नया नया एक हिंदुत्व का नेता पैदा हो रहा है देश में, प्रधानमंत्री पद तक जाएगा ये, क्योंकि इतना इतना हुंकार योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा हुंकार भर रहा था। फिर 60 साल के साथ बिट्टू बजरंगी, उसका एक दिल आ गया लड़की पे। लड़की ने भी कहा कि बिट्टू जी आप तो इतने महान आदमी हैं, हिंदुओं के रक्षक हैं, शादी कर लूंगी। बिट्टू बजरंगी बारात लेके पहुंचे, लड़की 9-11 हो गई, कुछ पैसे वैसे ले लिए। अब वो जो 56 इंच के सीने वाले बिट्टू बजरंगी थे, वो पुलिस के सामने फूट फूट के रोने लगे। अब मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार ये तो हम इतना कलेजे वाला मान रहे थे इसको कि ऐसे नारे देता था कि सारे अब्दुल्लों की छुट्टी टाइट हो जाएगी, ये तो खुद फपक फपक के रो रहा है लड़की के मारे। ये घटना मैंने इसलिए सुनाई कि जो बजरंग दल के नफरती उत्पात करने वाले लोग थे, वैलेंटाइन डे पे हिंदुओं के कथित रक्षक बन जाते थे। हमारे घर परिवार की लड़कियां अगर किसी लड़के के संग पार्क में बैठी है तो उनको गुनाह नजर आता था। ये वो जमाना नहीं है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से संवाद कर रही है, बात कर रही है पार्क में, तो गुनाह हो गया। लेकिन धर्म का और संस्कृति का ठेका इन्होंने लोगों ने ले रखा है। खुद बड़े कितना ही लड़कियों के संग घिनौने काम करे, लेकिन ठेकेदार यही हो गए। लेकिन मैंने ये घटना इसलिए सुनाई आपको कि मैं देख रहा हूँ इस बार वैलेंटाइन डे पे कई जगह पे जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए गए तो ये दौड़ा लिए गए लोगों में चेतना जागृत होने लगी कि यार ये गुंडागर्दी करते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं है। और उत्तराखंड के दीपक कुमार इस बात की जीती जागती मिसाल है कि किस तरह खड़े हो गए कि मुसलमानों की दुकान नहीं तोड़ने दी जाएगी, या मजहबी लोगों को नफरत नहीं फैलाने दी जाएगी। और वो देखते देखते पूरे दुनिया में छा गए। राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करी। क्या लग रहा है आपको कि ये जो नफरत फैलाने का कारोबार था, इसका जहर अब समाज में कम हो रहा है? अब बिट्टू जैसों को रोना पड़ेगा, लड़कियों के सामने रोना पड़ेगा, क्योंकि समाज जागृत हो गया है, समझ गया है कि ये लोग सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। आपका क्या मानना है? देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर चर्चा खूब होनी चाहिए, गहराई में जाना चाहिए, ऊपरी-ऊपरी बातें करने की बजाय। तो पहली बात तो ये है कि हम ज़रा जो भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है, जो उनका डिस्कोर्स है, जो कहानी वो कि सारा हिंदू समाज जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग से जल रहा है, ये जो फैलाया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के भी आंकते हैं। अगर सारा हिंदू समाज मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग से जल रहा होता तो 100 साल से भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा हुआ है और 1951 से भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ लगा रहा। इनको आज तक हिंदुओं के 40% वोट भी नहीं मिल पाए। आज तक ये अधिकतम वोट उनको अभी तक 37%, 37% वोट मिले, अधिकतम वोट इतने मिले। ये इस बात का सबूत है कि अभी भी हिंदू समाज का जो बहुमत है वो इन लोगों के पक्ष में नहीं है, और बहुत बहुत ज्यादा है। हिंदू समाज के 63 से 65% लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं, भाजपा के खिलाफ वोट देते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हिंदू समाज इनके शिकंजे में नहीं है। दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है कि हिंदू समाज का एक 15 से 20% का हिस्सा जो है वो इनके शिकंजे में आ गया है, विचारधारात्मक रूप से प्रभावित हो गया है इनसे, और वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की खुराक पर जिंदा रहता है। इसी हिस्से की ये हिस्सा बहुत बोलता है, बड़बोला है, बहुत मुखर है, चौराहों और पर खड़े होकर सांप्रदायिक बातें करता है, मुसलमानों के खिलाफ
लगातार बोलता रहता है, लव जिहाद, थूक जिहाद वगैरह, ये सब जो फिक्रेबाजी है, ये सारी की सारी इन्हीं लोगों के लिए ही कॉइन की गई है, इन्हीं लोगों के लिए ही बनाई गई है। अच्छा, इन सब बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दो संगठनों ने अपने हाथ में ली है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ परिवार के सदस्य हैं। एक है उनमें विश्व हिंदू परिषद और दूसरा है बजरंग दल। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका थोड़ी बड़ी है और बजरंग दल की भूमिका बिल्कुल सड़क के ऊपर जो तथाकथित हिंदू श्रेष्ठता है, मतलब हिंदू हिंदू श्रेष्ठता तो मैं नहीं कहूंगा, जो तथाकथित हिंदुओं की जो मसल पावर है, हिंदू की जो शक्ति है, मतलब जो है, उस शक्ति की नुमाइंदगी करने की जिम्मेदारी बजरंग दल को दी गई है। और बजरंग दल क्या करता है? बजरंग दल किसी भी जगह अचानक हमला कर देता है। अचानक कुछ बजरंग दली पहुंच जाते हैं और वो बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ बताए हुए वहां पर हमला कर देते हैं और वहां मारपीट करने लगते हैं, उजाड़ने लगते हैं। जब जब इनकी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी बल्कि कांग्रेस की सरकार थी, तो ये लोग चित्र प्रदर्शनियों पे हमला करते थे, कवि सम्मेलनों पे हमला करते थे और इसी तरह से गोष्ठियां कहीं हो रही हैं तो उनके ऊपर टूट पड़ते थे। कहीं मुसलमानों को मारपीट कर दिया करते थे। वैलेंटाइन डे वगैरह पे तो कल्चरल सांस्कृतिक पुलिस का काम करने का इनका बहुत पुराना धंधा है, ये सारे के सारे काम किया करते थे। लेकिन जब से इनकी सरकार हो गई तब से इन लोगों का मन और बढ़ गया है और ये सब जगह जाकर गुंडागर्दी करते हैं। तो काफी दिनों तक इनकी गुंडागर्दी हिंदू समाज ने और मुस्लिम समाज ने भी इनकी बर्दाश्त की, झेली इनकी गुंडागर्दी। मैंने गुंडा गुंडा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आप भाजपा वालों से भीतरी बातचीत करें, मैंने खुद बातचीत की है। तो वो कहते हैं कि ये संगठन हमने लोगों को थपड़ियाने के लिए बनाया है, खुद ही कहते हैं। और देखिए, इस संगठन की जो गुंडा छवि है, उस गुंडा छवि को की पहली बार खुलेआम बिना निसंकोच कहीं इस गुंडा छवि का पर्दाफाश किया गया तो वो कर्नाटक के चुनाव में किया गया। कर्नाटक के पिछले चुनाव में जब 40% सरकारा का नारा दिया कांग्रेस ने, उसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर बजरंग दल वालों ने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की तो हम इनको गुंडा संगठन के तौर पर प्रतिबंधित कर देंगे। पहली बार संघ परिवार के किसी संगठन को बाकायदा खुलकर भारत के प्रमुख विपक्षी दल ने कहा कि ये गुंडों का संगठन है और हम इसकी गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन लेंगे और इसको प्रतिबंधित कर देंगे। तो बहुत बजरंग दल वाले टीवी स्टेशनों पे उनके प्रतिनिधि बहुत उछले कूदे, हमें याद है उस वक्त बड़ी इन्होंने कलाबाजियां खाई स्क्रीन के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने वो मांग इनकी वापस नहीं ली और नरेंद्र मोदी ने सोचा कि इस मांग के खिलाफ हम बजरंग बली की जय बोलेंगे तो हमारा फायदा होगा। तो उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली जिंदा, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय करके उन्होंने खुद भारत के प्रधानमंत्री ने नारे लगाए। फर्क क्या हुआ? कोई बजरंग बली की इनकी जय से प्रभावित नहीं हुआ। बजरंग दल को गुंडा दल कहने से कर्नाटक की जनता नाराज नहीं हुई। ये इस बात का सबूत था कि बजरंग दल का समाज में कोई आधार नहीं है। ये एक समाज के जो कूड़े कचरे होते हैं, आवारा फिरते हुए बेरोजगार नौजवान हैं, खासतौर से बहुत सारे ओबीसी समाज से लाए गए नौजवान हैं। ये भी इसके अंदर एक बड़ा ही इसका खराब पहलू है कि बजरंग दल में उसके संस्थापक अध्यक्ष से लेकर सब तक आमतौर पर ओबीसी लोगों को ही देखेंगे आप। तो ओबीसी समाज जो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है, उनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। बजाय इसके ओबीसी समाज को पढ़ाई लिखाई की तरफ ले जाएं, अच्छी शिक्षा दें, ये करें, बजरंग दल की गुंडा वाहिनी के तौर पर उनको इन्होंने जमीन पर उतार रखा है। तो भाजपा के अंदर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बड़े व्यंग से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने तो भाई ओबीसी समाज को काम दे दिया है कि लोगों के साथ जाके मारपीट करो बजरंगी के रूप में। ये स्थिति है। तो अब आप सलमान खान ने एक फिल्म बनाई थी, आपको याद होगा। उस फिल्म का शीर्षक क्या था? बजरंगी भाईजान। वो फिल्म क्या थी? वो फिल्म हिंदू मुस्लिम एकता का एक जबरदस्त उदाहरण थी। सलमान खान की कुछ एक बहुत अच्छी फिल्मों में से एक थी। मैंने भी वो फिल्म देखी है और मैं उस फिल्म का प्रशंसक हूं, बजरंगी भाईजान। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ बजरंग बली के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग
और धीरे धीरे करके लोगों की समझ में आ गया कि इन लोगों से न डरने की जरूरत है, न दबने की जरूरत है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का डिस्कोर्स पूरे देश के पैमाने पर कमजोर होता जा रहा है, लोगों को प्रभावित करना उसने बंद कर दिया है, वैसे वैसे बजरंग दल की गुंडा गतिविधियों का लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। आपने ठीक ही कहा। इस बार मैंने खुद देखे, ऐसे वीडियो क्लिप देखे हैं। इस बार वैलेंटाइन डे के मौके पर जब ये लोग अंगोछा डालकर डंडा लेकर हाथ में पार्कों में युवकों और युवतियों को धमकाने के लिए गए, तो उन लोगों ने उनसे बहस की, डरे नहीं। उन्होंने उनके वीडियो बनाने शुरू कर दिए। तो कई जगह ये लोग थोड़ी बहुत बहस करने के बाद में वहां से चलते बने और एक तरह से भागते नजर आए। तो ये इनकी कायरता की भी निशानी है। दरअसल ये कुछ नहीं कर सकते, जैसे ही जनता इनका प्रतिरोध करेगी ये भागते हुए नजर आएंगे। ये कुछ एक होते हैं गुंडे किस्म के लोग। अब उसका सबसे बड़ा सबूत उत्तराखंड में कोट द्वार में मिला। कोट द्वार में चूंकि एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान के बोर्ड पे बाबा लिखा हुआ था, इसलिए ये लोग वहां पर गुंडागर्दी करने पहुंच गए। और बगल में ही एक हल्क जिम चलाने वाला बंदा था, और वो लंबा तगड़ा आदमी है। उसने कहा कि नहीं, हम मुसलमानों के साथ ये इस तरह का अत्याचार नहीं होने देंगे। वो बाहर निकल आया और अकेले इनके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। वो पूरा दृश्य हम लोगों ने टीवी पे भी खूब दिखाया गया, सब जगह देखा। काफी इन लोगों ने उछलकूद मचाई, लेकिन उसके सामने कुछ कर नहीं पाए। ये भी कह गए कि मेरा निशाना तू है और मैं तुझे देख लूंगा, ये करके सब कह के गए उसको वो धमकी देते हुए भी टीवी पे सब लोगों ने उनको देखा। लेकिन उस व्यक्ति का नाम था दीपक कुमार। बाद में लोग उसको दीपक मोहम्मद कहने लगे, और ये दीपक मोहम्मद नाम भाजपाइयों ने और बजरंग दलियों ने अपमानित करने के लिए नहीं रखा। दीपक मोहम्मद का नाम उनका व्यापक समाज में रखा, और दीपक मोहम्मद अपने आप में हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक बन गया। वो दीपक मोहम्मद राहुल गांधी से आगे मिले, वो सारी कहानी पता है, सोशल मीडिया पे भी आ चुकी है और सब जगह आ चुकी है। मैं उस कहानी को नहीं दोहराऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कहानी इस बात का प्रतीक है कि अब लोग इस चक्कर में नहीं है, लोग बजरंग दल से डरने वाले नहीं है। बजरंग दल का जो आतंक था उसका जमाना अब जा चुका है। अब अगर ये लोग ज्यादा करेंगे, धीरे धीरे जगह जगह ये लोग पिटने लगेंगे, भागेंगे वहां से, और इनकी बड़ी बुरी दुर्गति होने वाली है। जिस तरह विद्यार्थी परिषद की सब परिसरों में दुर्गति हो रही है, विद्यार्थी परिषद वालों से कोई नहीं डरता, विद्यार्थी परिषद वाले तो एक तरह से पुलिस के मुखबिर बन गए। उसी तरीके से बजरंग दलियों की हालत है। जिस तरह भाजपा का जगह जगह पूरा जो नैरेटिव चलाते हैं, डिस्कोर्स चलाते हैं, वो डिस्कोर्स पराजित हो रहा है। उसी तरीके से बजरंग दल की जो आतंकवादी समाज में आतंक फैलाने की जो कार्रवाइयां हैं, वो कार्रवाइयां भी पराजित हो रही हैं। दीपक मोहम्मद तो उसका एक रूपक बन गया है, लेकिन ये जगह जगह हो रहा है और अब बजरंग दल का कुछ चलने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। समाज में तस्वीर भी वैसे ही नजर आ रही है कि जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं उनको बिल्कुल किनारे कर दिया जाए, ठिकाने लगा दिया जाए। इस बीच में भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर आ गई। भोपाल में महापंचायत हुई है और राहुल और खड़गे ने हुंकार भरी है और ये कहा है कि अब अमेरिका के संग जो भारत का समझौता हुआ है वो सरेंडर हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, नाम भी कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया है, और ये कहा है कि ये जो ट्रेड डील है ये किसानों के लिए विनाशकारी है। मतलब ये मुद्दा कांग्रेस गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ले जाना चाहती है, खेत खेत पे ले जाना चाहती है, खेत खलिहान पे ले जाना चाहती है, किसानों को बताना चाहती है कि अगर ये डील हो गई तो किसानों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपको लगता है कि जो अमेरिका की डील है इससे किसानों को नुकसान होगा, और होगा तो कांग्रेस या विपक्ष इसको किसानों तक पहुंचा पाएगा? अगर इंडिया गठबंधन एक शेप ले ले और एक साथ जाके बड़ी रैली करें तो क्या ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से अगर इंडिया गठबंधन इस मसले पे एकजुट होगा तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा, लेकिन वो एक अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया चलनी चाहिए। और मैं भी समर्थक हूं, अभी से नहीं, बहुत मुद्दतों से मैं इस बात का समर्थक हूं कि इंडिया गठबंधन का बाकायदा एक दफ्तर होना चाहिए, उसका एक सचिवालय होना चाहिए, उसका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए, उसके प्रवक्ताओं का एक दल होना चाहिए। इस तरह करके इंडिया गठबंधन अपनी बाकायदा सांगठनिक ढांचा बनाकर सक्रिय हो, तब ठीक रहेगा। ये मैं इस बात को हमेशा से कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इसमें लाएतलाली कर रहे हैं, देरदार कर रहे हैं, इससे उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो एक अलग प्रक्रिया है, उस पर अलग चर्चा का विषय है। जहां तक भारत अमेरिकी व्यापार सौदे का सवाल है, अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत ने जल्दबाजी में ये सौदा किया।
कनाडा ट्रंप की धमकियों में नहीं आया और कनाडियन लोगों को पता था कि ट्रंप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है और उस मुकदमे के फैसले तक उन लोगों ने इंतजार करना मुनासिब समझा। फैसला ट्रंप के खिलाफ गया। इसलिए अब आप देखिए कनाडा जो है वो ट्रंप के टैरिफ उनके ऊपर लागू होते कुछ नहीं होते और कनाडा, मैक्सिको और तमाम देश जो है वो ट्रंप की इन धमकियों से बच गए। नरेंद्र मोदी ने, चूंकि ये संसद में फंसे हुए थे और संसद के बाहर फंसे हुए थे, इनके खिलाफ एप्स्टीन का मामला उठ रहा था, जनरल नरवाणे का मामला उठ रहा था, ये तमाम मामले उठ रहे थे और ये यूजीसी नियमावली के कारण जो पैदा हुआ विवाद है उस विवाद में भी फंसे हुए थे। तो इन तमाम विवादों से निकलने के लिए इन लोग, नरेंद्र मोदी की ऐसी आदत है कि वो एक कोई धमाकेदार उपलब्धि दिखाएं और उन्होंने उस तमाम विवादों से निकलने के लिए 2 धमाकेदार उपलब्धियों की योजना बनाई। एक उपलब्धि है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप फटाफट जो है ट्वीट कर दीजिए प्लीज। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी बात मान के ट्वीट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप भी जल्दबाजी में थे। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि उनके खिलाफ फैसला आ सकता है, इसलिए कम से कम हिंदुस्तान के साथ एक डील कर ली जाए। जब उन्होंने देखा कि ये बंदा खुद ही हमारे जाल में फंसने के लिए तैयार है तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की बात मानकर वो ट्वीट कर दिया और डील के ऊपर बातचीत शुरू हो गई। हालांकि डील के कागजात तक भी दोनों देशों में से किसी तरफ से तैयार नहीं थे। अभी तक केवल एक संयुक्त घोषणा पत्र, जिसको परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, आप पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, उसी पे दस्तखत हुए हैं। डील का जो अंतरिम दस्तावेज है उस पर भी दस्तखत नहीं हुए, दस्तावेज ही अभी तक तैयार नहीं है। बहरहाल यहाँ पर ताल नहीं खुदा था, लेकिन मगरमच्छ कूद पड़े। तो सबसे बड़े मगरमच्छ का नाम था उसमें पीयूष गोयल और वो लोग जश्न मनाने लगे पूरी डील का। एक तो इन्होंने ये काम किया। दूसरा काम इन्होंने किया कि संसद में बिना घोषणा किए हुए उन्होंने एक एआई समिट शुरू कर दिया। ये सब इन लोगों ने आनन फानन में किया और ये सोच के कि इससे हम लोगों की बड़ी बल्ले बल्ले होगी, बाकी चीजें दब जाएंगी। ये इनकी जो इनके खिलाफ एक हवा चल रही थी, उस हवा को दबाने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, उसको मैनेज करने के लिए अपनाई गई दो युक्तियां थी, 2 तिकड़में थी जो इन लोगों ने की। अब देखिए, जैसा कि आप कहते ही हैं, मैं मानता हूं कि जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो जो ऊंट पर सवार आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, तो इनको भी कुत्ते ने काट लिया। वास्तव में कुत्ते ही नहीं काटा इनको, इनके एआई समिट में तो चीनी कुत्ते ने काटा इनको। भारतीय कुत्ते ने नहीं, चीनी कुत्ते ने इनको काटा। आप सोचिए, और द डील में भी फंस गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कर दिया उसके बाद क्या हुआ आप देखिए। इनके अब जो ट्रेड डील के ऊपर जो बैठक होनी थी, बैठक भी पोस्टपोन हो गई। सारा मामला फंसा हुआ। अभी तय ही नहीं है कि भारत के ऊपर कौन सा टैरिफ लगेगा। भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगेगा कि भारत के ऊपर जो अब इन्होंने 15% टैरिफ लगाया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो लगेगा। सारी चीजें उलझ गई हैं, गुंजल का हो गया है पूरा का पूरा। लेकिन ये तय है कि अगर ये डील जिस रूप में अभी तक घोषित की गई है, अगर उसी रूप में डील हुई तो भारत के किसानों का भविष्य तबाह हो जाएगा। इस बात को सब लोग जानते हैं और भाजपा के भीतर भी खड़े लोग सब इस बात को जानते हैं। कुछ बाजार समर्थक अर्थशास्त्रियों को छोड़कर, जिन्हें हर चीज जो बाजार और कारपोरेट पूंजी के समर्थन में खड़े होकर गाल बजाने की आदत है, उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे लोग इस बात पर एकमत हैं कि ये डील भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र, यानी भारत की 60% से ज्यादा आबादी के लिए बेहद नुकसानदेह है। उसका आर्थिक भविष्य खतरे में है। भारत की कृषि क्षेत्र की स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता खतरे में है। ये इस डील से लगभग तय हो गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। यहां पर गेंद विपक्ष के पाले में है। कांग्रेस ने कोशिश की है, उसने महापंचायत शुरू की है, किसान नेताओं के साथ राहुल गांधी मिले हैं और जगह जगह ये कोशिश कांग्रेस कर रही है। मेरा मानना है कि जल्दी ही इनमें दूसरी पार्टियां भी मैदान में उतर आएंगी और सबको इस मामले के ऊपर आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान या पंजाब के और हरियाणा के किसानों का मसला नहीं है। ये देश के हर राज्य के किसानों का मसला है। कोई भी इस डील के दुष्प्रभावों से नहीं बचेगा और सारी पार्टियों को कम से कम इस मामले के ऊपर एकजुट होना पड़ेगा। इस बार जो किसान आंदोलन चलेगा वो किसी एक क्षेत्र का किसान आंदोलन ना होकर सारे देश का किसान आंदोलन होगा। ये आसार यही लग रहे हैं। इस बीच में, हंगामे के बीच में, प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं
और कांग्रेस ने आलोचना करी है कि फिलिस्तीनियों को उनके हवाले छोड़ दिया गया है, परेशान है वो लोग, इजराइल हजारों लोगों का कत्ल कर रहा है, तब भी इस मौके पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। क्या कारण होगा कि ऐसे फिलिस्तीन तो मुसलमान है, फिलिस्तीनी मुसलमान है और मुसलमानों से ये लोग घृणा करते हैं, चाहे वो भारत के मुसलमान हो चाहे वहां के मुसलमान हो। जबकि वाजपेयी ने तो समर्थन किया था फिलिस्तीन का। हाँ, वाजपेयी ने समर्थन किया था। वाजपेयी जी का किरदार इनसे अलग था ना, इनसे वाजपेयी जी का किरदार इनसे अलग था। और दूसरे, फिलिस्तीन के पास के तेल वेल भी नहीं है। अगर फिलिस्तीन के पास तेल होता, अरब देश जैसे सऊदी अरब के पास तेल है और दूसरे संयुक्त अरब अमीरात के इन लोगों के पास तेल है, देशों के पास में, तो वो सब होता तो शायद वो करते तो वहां। और दरअसल इजराइल इन लोगों के लिए बड़ा आदर्श राज्य है। इजराइल एक फौजी किस्म का राज्य है जिसके जासूसी अंदर करता है। जासूसी, हाँ, वो जासूसी के बड़े बड़े ऐप बनाता है। उससे ऐप की खरीद भी चुके हैं इजराइल से। और मोसेड, एक मोसेड नाम की जासूसी संस्था है, ये सोचते हैं कि इनके आगे रिसर्च एनालिसिस विंग है, ये भी एक मोसेड जैसी संस्था है, इसको बनाया जाए। बना नहीं पाते, ये इनकी मजबूरी है, ये अलग बात है। लेकिन ये चाहे तो भारत को एक विशालकाय इजराइल में बदल दें, इनकी ये हालत है। कोशिश तो करते हैं वो, कोशिश यही करते हैं। देखना होता कितने काम में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी विस्तार से आपने बातचीत सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।